मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट वीएसपी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3 मुद्रा और साख। इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है आपका चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है मुद्रा और साख। सबसे पहले हम समझेंगे मुद्रा का मतलब क्या होता है, फिर समझेंगे साख का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, मुद्रा होती क्या है एक्चुअल में। जो हम देखते हैं आज के टाइम पे जो करेंसी है हमारे, मतलब जो हम यूज करते हैं जैसे नोट के माध्यम से, ठीक है, 10 का नोट, 20 का नोट, है ना, और इसके अलावा 100, 50 ऐसे करके नोटों को यूज करते हैं। इसके अलावा आपको पता है जो धात्विक मुद्रा जो यूज करते हैं हम, जैसे सिक्के हो गए, 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, ठीक है, 10 का सिक्का, ठीक। तो इस तरीके से जो सिक्के यूज करते हैं वो सब चीज़ क्या होती है, हमारी मुद्रा होती है। और मुद्रा को हम यूज कब करते हैं, जब हम किसी भी वस्तु को बेचते हैं या फिर खरीदते हैं, तो उस टाइम पे यूज क्या होता है, मुद्रा होती है, ठीक है। और साख क्या होता है, साख एक प्रकार का होता है गुडविल। क्या होता है, गुडविल, या बोल सकते हो प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा होती है या फिर गुडविल होती है। इंग्लिश में गुडविल बोलते हैं और हिंदी में उसको प्रतिष्ठा बोलते हैं, ठीक। तो ये हो गया इसका मतलब। तो पहले हम इसका मतलब समझेंगे लिखावट में लिखे हुए तौर पे। जैसे मुद्रा क्या होती है, अर्थशास्त्र में मुद्रा से अभिप्राय उस किसी वस्तु से है जो मुद्रा के कार्य करती है, अर्थात मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है। अब ये विनिमय क्या होता है, इस चीज को समझो। विनिमय का अगर मैं बात करूं तो विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज। जब भी हम किसी वस्तु का लेन देन करते हैं, ठीक है, लेन देन करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, विनिमय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विनिमय बोलते हैं, ठीक है। तो मुद्रा का काम क्या होता है, विनिमय के रूप में काम करता है। जैसे सपोज हम जाते हैं राशन लेने, तो राशन में अगर हम ऑयल खरीदते हैं, 1 लीटर हम ऑयल खरीदते हैं, तो हम उसको क्या देते हैं, पैसे देते हैं, 90 रुपीज़। मतलब एक तरीके से मैं बता रहा हूँ 90 रुपीज़, या फिर अभी तो जो रेट है ये तो हाई फाई हो गया है। तो जो भी हम पैसा देते हैं और उसके बदले में जो वस्तु लेते हैं, ये चीज़ हमारी किस में आती है, विनिमय में आती है, ठीक है। तो अर्थात क्या हुआ, मुद्रा जो है विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है। वो क्या कहलाती है, मुद्रा कहलाती है। जैसे भारत की जो मुद्रा है वो क्या है, रुपए। जैसे मैंने बताया ना, 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, ठीक है, 1000 रुपये, 2000 रुपये, ऐसे करके, ठीक। तो मुद्रा हमें क्या समझ में आया, मुद्रा वो वस्तु होती है जो विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है, उसे क्या बोलते हैं, मुद्रा को बोलते हैं। अभी तो हमने विनिमय का मतलब समझ लिया। विनिमय का मतलब क्या समझ में आया, एक्सचेंज। अब यहाँ पे आती है वस्तु विनिमय, यानी कि गुड्स एक्सचेंज की बात हो रही है, वस्तुओं का लेन देन के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि जब हम किसी वस्तु का जब लेन देन करते हैं, उसमें हम जब पैसा यूज नहीं करते हैं, करते क्या है, यूज वस्तु करते हैं। जैसे सपोज ये है एक व्यक्ति, ठीक है, और ये है दूसरा व्यक्ति। इस व्यक्ति के पास चावल है, ठीक है, और इस व्यक्ति के पास गेहूं है। अब इसने क्या किया कि इसके पास चावल बहुत ज़्यादा था, इसके पास गेहूं बहुत ज़्यादा था। इसने क्या कहा कि मुझे गेहूं चाहिए, आप मुझे गेहूं दे दो और बदले में क्या ले लो, चावल ले लो। तो इस प्रकार से क्या किए, एक दूसरे वस्तु का एक्सचेंज कर लिए। तो इसी को क्या बोला गया, वस्तु विनिमय बोला गया। यानी कि जब एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन होता है तो उसे क्या बोलते हैं, वस्तु विनिमय बोलते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, जब किसी एक वस्तु या सेवा के बदले दूसरी वस्तु या सेवा का लेन देन होता है तो इसे क्या बोलते हैं, वस्तु विनिमय बोलते हैं। इसी को बार्टर सिस्टम बोलते हैं या बार्टरिंग बोलते हैं, ठीक है। एक्सचेंज की बात हो रही है, ठीक है। आई बात समझ, मुद्रा और वस्तु विनिमय, आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी जरूरत थी जिसकी वजह से मुद्रा को लाया गया। क्योंकि आप लोग को भी माइंड में तो आता ही होगा कि ये जो पैसा हम आज के टाइम पे यूज करते हैं, इन पैसे के लिए लोग पढ़ाई करते हैं, इस पैसे के लिए लोग जॉब करते हैं, और इस पैसे को कमाने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। आखिर ये आया तो आया कहाँ से, हर किसी के माइंड में आता है। तो चलिए मुद्रा के इतिहास में चलते हैं, यानी कि इसको जानने की कोशिश करते हैं, आखिर मुद्रा आया कहाँ से। तो देखिए, मुद्रा का अगर इतिहास के बारे में बात करें तो जो मुद्रा है, पहले के टाइम पे वस्तु विनिमय चलता था, ठीक है, वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले लेन देन। जैसा कि आप देख सकते हो इस इमेज में, एक व्यक्ति
ये है, दूसरा ये है, ठीक है। तो ये आपस में वस्तुओं का लेन देन कर रहे हैं। जैसे इनके पास सेब है और इनके पास केला है, तो ये क्या कर रहे हैं, इनको केला चाहिए, तो ये इसके बदले क्या दे रही है, सेब दे रहे हैं इनको, ठीक है। तो आपस में एक्सचेंज हो गया। और इसके अलावा दूसरे इमेज में हम देख सकते हैं एक के पास टमाटर है और दूसरे के पास गेहूं है। तो इस सिचुएशन में क्या है कि टमाटर के बदले गेहूं का लेन देन हो रहा है। इसको, इस व्यक्ति को गेहूं की जरूरत है तो इसलिए गेहूं ले रहा है, और इस व्यक्ति को टमाटर की जरूरत है, ठीक है, इस वजह से टमाटर ले रहा है। तो अब देखिए क्या है, हमें क्या समझ में आया कि वस्तु विनिमय प्रणाली वो प्रणाली थी जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन होता था, ठीक है। पहले की बात कर रहा हूँ। आप अगर गांव से बिलोंग करते होंगे या फिर शहर में भी देखते होंगे, तो पहले क्या था कि जब जो छोटे छोटे बच्चे थे या फिर हम ही थे, जब हम गांव में थे, तो उस टाइम पे जब हम वस्तु को, मतलब कोई भी चीज़ हमें खरीदना होता था, ठीक है, सपोज आइसक्रीम वाला जा रहा है, तो हम क्या करते थे कि गेहूं जो होता है ना, गेहूं उठा के दे देते, थोड़ा सा एक मुट्ठी गेहूं उठा के उसको दे देते थे, और बदले में वो क्या दे देता था, हमें आइसक्रीम दे देता था, ठीक है। और इसमें पैसा हम नहीं देते थे, सिर्फ जैसे ये दे रहे हैं ना, इस हिसाब से हम गेहूं दे देते थे और बदले में हमें आइसक्रीम मिल जाता था। अब यहाँ पे पैसे का यूज हुआ नहीं हुआ, तो इसे ही तो क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम बोलते हैं, इसे तो वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते हैं। पहले के टाइम पे ऐसा होता था। फिर क्या हुआ, देखिए, फिर कुछ समस्याएं सामने आई। कौन कौन सी समस्या आई, तो यही लिखा है कि विनिमय प्रणाली की समस्या। क्या समस्या है, इस चीज को समझते हैं। और यही जो विनिमय प्रणाली की समस्या थी, और यही समस्या आगे चल के मुद्रा के आने का कारण बनी, ठीक है। अब जैसे मान लो जी, समस्या जब उत्पन्न हुई तभी तो उसका सॉल्यूशन किया गया, और सॉल्यूशन के तौर पे मुद्रा को सामने लाया गया। अब समस्या क्या थी, इस चीज के बारे में समझते हैं। तो पहला समस्या क्या समझ में आता है, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। आवश्यकता समझते हो, नीड। दोहरा का मतलब होता है डबल, ठीक है। संयोग का मतलब होता है मेल मिलाप, ठीक है। अब जैसे सपोज देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। यहाँ पे देखिए, एक व्यक्ति ये है, दूसरा व्यक्ति ये है, इसके हाथ में क्या है, जानवर है, ठीक है, मेमना जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। और इस व्यक्ति के हाथ में क्या है, फल है। अब ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति को चाहिए फल, क्या चाहिए, फल चाहिए। अब इसने क्या किया, इससे फल मांगा। अब ये जो व्यक्ति है, अब ये व्यक्ति बोला कि आपको मैं फल तो दे दूंगा, बदले में आप क्या दोगे। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, मैं मेमना दे देता हूं। तो अब देखिए, आप यहाँ पे एक चीज समझिए कि अगर इस व्यक्ति को इस मेमने की जरूरत ना हो तो क्या ये फल इसको देगा, नहीं देगा। क्यों, क्योंकि बदले में इसको कुछ ना कुछ चाहिए। अब मेमना तो ये लेगा नहीं, क्योंकि इसको अच्छा नहीं है मेमना, मतलब ये मेमना की इसको आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। पहली दिक्कत यहाँ पे आई। अच्छा, दूसरी दिक्कत क्या आई, सपोज आपको पता है कि इस जानवर जो मेमना दिखाई दे रहा है, इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसकी कीमत क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या समझ में आई, इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, लेकिन इस फल की कीमत क्या है, कम है। फल की कीमत कम है, इस मेमने की कीमत ज्यादा है। तो इस सिचुएशन में क्या ये जो व्यक्ति है, इस फल के बदले में ये पूरा मेमना दे देगा, नहीं देगा। दो प्रकार की समस्या आ गई, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या लिखा, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, यानी कि दोनों व्यक्तियों की नीड होना चाहिए कि ये जो वस्तु एक्सचेंज हो रही है, ये दोनों की नीड होनी चाहिए। जैसे इस मेमने की इसको जरूरत होनी चाहिए और इस फल की इसको जरूरत होना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से आई बात समझ में, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, यानी कि दोनों को एक दूसरे की वस्तुओं की नीड होनी चाहिए। दूसरा क्या समस्या आई, वस्तु विभाजन में कठिनाई। अब जैसा कि मैंने बताया, इस मेमने का अगर सपोज रेट हम लगा लेते हैं, सपोज ये 1000 रुपए का, कितने का है, 1000 रुपए का। लेकिन अगर इस फल की रेट की बात करें तो हद से अगर बात करें तो 100 रुपए किलो आ जाएगा। तो आप बताओ कि इस 100 के बदले में ये 1000 रुपए की वस्तु दे देगा क्या, नहीं। अब ऐसा भी तो पॉसिबल नहीं है कि इस मेमने को काट दिया जाए, यानी कि 100 रुपए का जितना हिस्सा निकलता है वो दे दिया जाए, क्योंकि ये तो जान है, ये तो अब ये जब कट जाएगा तो मर ही जाएगा। तो उस सिचुएशन में क्या है कि वस्तु विभाजन हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो दो प्रकार की समस्या आपको समझ में आएगी, एक तो आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, दूसरा क्या है, वस्तु विभाजन में कठिनाई। तीसरे की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि मूल्य हस्तांतरण का अभाव, मूल्य हस्तांतरण का अभाव। अब जो वस्तु, अब सपोज एक सिचुएशन क्या है कि एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है
सॉरी 2 व्यक्ति थे जो गांव में रहते थे। अब इस व्यक्ति को कुछ पैसे की मतलब कुछ गेहूं की ज़रूरत थी, तो इसने क्या किया, इस व्यक्ति से गेहूं उधार ले लिया, सारा गेहूं ले लिया, ठीक है, ये गेहूं ले लिया। अब जो ये व्यक्ति जो ये उधार दिया था ये कहाँ चला गया, शहर में चला गया रहने। अब इस व्यक्ति के पास गेहूं आ गया था, तो अब इसके पास जो सिचुएशन थी इसकी, जिस टाइम पे इसको गेहूं की ज़रूरत थी, उस सिचुएशन से ये निकल गया, यानी कि जो इसकी समस्या थी इससे ये निकल गया। अब इसके पास गेहूं की बहुतायत हो गई। अब इसने क्या सोचा कि अब इसका उधारी तो हम ले रखे थे, तो एक काम करते हैं, इसकी उधारी हम क्या करते हैं, वापस कर देते हैं। अब ये जो व्यक्ति था ये तो शहर में रहने लगा था। अब इसके सामने पहली समस्या ये आई कि इस वस्तु को उठा के शहर में कैसे ले जाया जाए, ठीक है, क्योंकि गेहूं की मात्रा कम थोड़ी ना है। एक बोरी होती तो चलो ठीक है, उठा के ले जा सकते थे, लेकिन इतने सारे गेहूं को उठा के ले जाना पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। तो ये समस्या है मूल्य हस्तांतरण का अभाव, यानी कि जो वस्तु है उसको हस्तांतरित करना एक जगह से दूसरे, यानी कि गांव से लेकर शहर में लेके जाना, इसका अभाव, ले जाने में जो कठिनाई उत्पन्न होती थी, ये भी एक वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्या थी। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना ये बहुत बड़ा टास्क होता था, जो कि एक बहुत बड़ा समस्या होता था किसका, वस्तु विनिमय प्रणाली की। 3 चीज समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं। अब इसके बाद समझ में आता है संचय का अभाव। संचय का मतलब होता है स्टोर करना। अब जैसा कि आपको समझ में आता है कि अगर कोई वस्तु है, अगर सपोज यही है, ठीक है, गेहूं है, इस गेहूं को आप कितने टाइम तक अपने पास रख सकते हो, ठीक है, हद से ज़्यादा 1 साल, फिर 2 साल, ठीक है, क्योंकि इसके बाद तो इसमें कीड़े पड़ने लगेंगे, फिर 3-4 मतलब लंबे टाइम तक अगर आपको संचित करके रखना है, संचय करके रखना है, सेविंग करके रखना है, तो क्या ये पॉसिबल है रख पाना, नहीं। तो ये भी एक वस्तु विनिमय प्रणाली का एक डिसएडवांटेज आप मान सकते हो, एक कमियां मान सकते हो। 5वें की बात करें तो भविष्य के भुगतान में कठिनाई। अगर भविष्य में किसी को भुगतान करना है, अगर 5 साल बाद भुगतान करना है, तो उसमें क्या है, कठिनाई है, ठीक है। तो भविष्य में भुगतान की कठिनाई, क्योंकि स्टोर तो कर नहीं सकते, तो इसलिए भविष्य में भुगतान करने में भी कठिनाई होती है। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्या में आती हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने ये समस्या देखा, यहाँ पे हमने देखा आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, वस्तु विभाजन में कठिनाई, डिवाइड कर नहीं सकते हैं, मूल्य हस्तांतरण का अभाव, एक जगह से दूसरी जगह तक ले नहीं जा सकते हैं, संचय का अभाव, स्टोर करके रख नहीं सकते हैं, और भविष्य में उसको भुगतान करने की भी समस्या होती है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब बात करते हैं मुद्रा आने का फायदा। उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने सोचा है कि क्यों ना एक प्रकार की ऐसी वस्तु बनाई जाए जो कि हमारे इस समस्याओं का सुलझाव कर सके, ठीक है ना, सॉल्यूशन प्रदान कर सके। तो अब मुद्रा आया। अब इसका आने का जो मतलब रिजल्ट रहा वो देखते हैं कैसा। पहली समस्या क्या आती थी, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, जहाँ पे हमने ये देखा कि दोनों व्यक्तियों को उस वस्तु की जरूरत होनी चाहिए। अब इसका मुद्रा आने से फायदा ये हो गया कि अगर जरूरत भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप क्या ले लो, पैसे ले लो। अब उस पैसे का आप कुछ भी खरीदो, चाहे आप मेमना खरीदो, चाहे आप कुछ भी खरीदो, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपके पास क्या आ गया, पैसा, और पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो इसमें क्या है, आवश्यकताओं का जो दोहरा संयोग जो था वो खत्म हो गया मुद्रा के आने के बाद। आगे अगर बात करें तो मूल्य की एक समान इकाई का अभाव खत्म हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने ये समझा कि मेमना का रेट क्या था, 1000 रुपया था, ठीक है, और उस फल का रेट क्या था, 100 रुपया था। तो यहाँ पे एक समान इकाई के लिए हमें क्या करना पड़ता, मेमना को काटना पड़ता, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, एक समान हो या ना हो, आपके पास क्या है, मुद्रा है, यानी कि पैसा है। आप मेमने का रेट लगा लो और उस फल का रेट लगा लो, ठीक है, आप पैसा दे दो, पैसे के बदले में आप कुछ भी खरीद सकते हो। तो यानी कि मूल्य की एक समान इकाई हो या ना हो, आपके पास पैसा है तो आप उस मेमना के बदले कुछ भी खरीद सकते हो या उसका पैसा ले सकते हो, ठीक है, मर्जी आपकी है। तीसरे की बात करें तो भविष्य के भुगतान में अब कोई कठिनाई नहीं। पैसे को आप जब तक चाहे तब तक स्टोर करके रख लो, ठीक है। आप देखते हो सेविंग करके लोग रखते हैं बैंकों में, जब चाहे तब निकालो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जबकि लोग क्या हैं 20-20, 30-30, 40-40 साल तक उस पैसे को जमा करके रखते हैं, ठीक है, जो कि खराब होगा ही नहीं, ठीक है। आगे बात करते हैं, मूल्य का संचय तथा हस्तांतरित करने में मतलब आसानी हो गई।
तो एक तो संचय स्टोर करके रखने लगे, सेविंग करके रखने लगे, और हस्तांतरण का मतलब है कि अब देखो पैसा जो है एक जगह से दूसरे जगह ले जाना बहुत ही आसान हो गया। और आज के टाइम पे आप देखते हो जहाँ ऑनलाइन सिस्टम है, आपके पास 1 रुपया भी अगर फिजिकल रूप में उपलब्ध ना हो, जेब में अगर उपलब्ध ना हो, तो आपको पता है कि ऑनलाइन आप कहीं से भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। तो देखो मुद्रा के आने से फायदा कितना हुआ। आप जैसे देखते हो चेक के थ्रू आप पैसा पेमेंट करते हो, तो अब चेक के लिए क्या करना है, चेक एक प्रकार का मुद्रा का ही काम करता है। जब हम चेक पे साइन कर देते हैं या उसको पूरा फिलअप कर देते हैं तब, ठीक है। अगर जब तक आप फिल नहीं करोगे तो एक प्रकार का एक वस्तु समझ लो, एक प्रकार का कागज समझ लो, जब तक आप उस पर सिग्नेचर नहीं करोगे, जब तक अमाउंट वगैरह नहीं भरोगे तब तक, है ना। तो ये चीज़ है। आगे बात करते हैं, मुद्रा सभी समस्याओं को हल कर देता है। तो आप देखते हो मुद्रा जितनी प्रकार की जो समस्या थी उसको हल करने में सक्षम हुआ है। आगे, मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करते हैं, यानी कि बीच का बिचौलियों का काम करता है। यानी कि पैसा जो है वो हर जगह पे यूज होता है। आप कहीं पे भी लेके जाओ तो बीच का काम वही करता है। पैसा देंगे तो ही सामान मिलेगा, या हम सामान देंगे तो पैसा लेंगे, तो बीच का काम करता है, ठीक है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, विनिमय का माध्यम बोलते हैं, ठीक है। तो मुद्रा एक प्रकार का विनिमय का माध्यम है जो हम ऐसे यूज करते हैं। आगे अगर बात करें तो मुद्रा जो है, देखिए यहाँ पे 2 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी होती है मुद्रा के रूप? मुद्रा 2 टाइप्स के होते हैं। एक होती है कागजी मुद्रा, दूसरा होती है धात्विक मुद्रा। कागजी मुद्रा आप जैसे देख सकते हो, जो हमारे नोट होते हैं ना, उसे कागजी मुद्रा बोलते हैं, जैसे आप देख सकते हो। और धात्विक मुद्रा होते हैं जो धातु से बने होते हैं, ठीक है। किसी भी टाइप के जो धातु होते हैं उससे बने होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, धात्विक मुद्रा बनते हैं, ठीक है। पहले के टाइम पे क्या होता था, ये जो धातु की जो मुद्रा होती थी खासकर सोने की होती थी, चांदी की होती थी, क्योंकि उस टाइम पे इसकी बहुतायत थी। लेकिन आज के टाइम पे क्या है कि इसका रेट, मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हो कि ये जो मुद्रा है ये स्टील का बनाया जा रहा है, किसी विशेष प्रकार का जो मेटल होता है उसका बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से तो 2 टाइप्स की मुद्रा, एक कागजी मुद्रा हो गई, एक धात्विक मुद्रा हो गई। तो कागजी मुद्रा से अभिप्राय कागज के उपयोग से बने विभिन्न प्रकार के अंकित मूल्यों के नोटों से है। जैसे अंकित मूल्य है ना, कितना रुपए, ये 10 रुपए। ऐसे ही किसी नोट पे 20 रुपए लिखा रहता है, किसी नोट पे 100 रुपए, किसी पे 2000 रुपए, ऐसे करके होता है ना। तो ये चीज़ है। धात्विक मुद्रा क्या है, जैसे सोना, चांदी, तांबा इत्यादि धातु के बने सभी मुद्राओं को क्या बोलते हैं, धात्विक मुद्रा बोलते हैं। आई बात समझ? आगे बढ़ते हैं। करेंसी एक तरीके से मुद्रा को ही करेंसी बोलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो 50, 200, 500, 2000 ये इत्यादि करेंसी है। ये भी कागजी होती है, ये धात्विक होती है, जैसा कि हम नीचे देख सकते हैं, ठीक है। अब करेंसी क्या होती है इस चीज़ को समझते हैं। करेंसी के पास मतलब ये वो बताया गया है, ठीक है, विशेषता बताई है। करेंसी जो है यानी कि मुद्रा का आधुनिक रूप है करेंसी, और अपना कोई इस्तेमाल नहीं है। यानी कि अगर करेंसी का बोलो, अब इस नोट का क्या यूज है, कोई यूज है आप बताओ। ये अगर 50 रुपए का अगर ये नोट है, अगर इस 50 को इसको काट दिया जाए तो इसका कोई उपयोग है? अगर 50 ना लिखा हो या फिर इसको फाड़ दिया जाए इस 50 को, तो कोई इस पैसे को लेगा? नहीं लेगा। इसका कोई यूज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, ठीक है। बच्चे खिलौने में खेल लेंगे इत्यादि, और तो कोई यूज होगा नहीं। यानी कि इस 50 रुपए की जो वैल्यू थी वो 0 रुपए हो जाएगी, क्योंकि जब ये फटी रहेगी तो कैसे हो पाएगा। लेकिन आप अगर देखो तो पहले के टाइम पे सोना था, ठीक है। अब सोने पे क्या होता था, राजा का या तो नाम होता था या सिंबल होता था या उसकी फोटो होती थी। अब सपोज वो फोटो मिट गई तो है तो वो सोना ही, उसको उठा के कहीं पे भी दे दोगे तो कोई भी आसानी से ले लेगा। यही बात है, कोई भी आसानी, उसके रेट में गिरावट होगी, हद से हद कुछ होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, है ना। रेट में कोई गिरावट नहीं होगी, लेकिन इसके रेट में गिरावट हो जा रही है ना। क्यों? क्योंकि ये इस अपना कोई यूज इनका नहीं है। तो ये लिखा है कि अपना कोई इस्तेमाल इनका नहीं है। कागज के नोट या सिक्के, ठीक है, कागज के नोट या सिक्के करेंसी होती है। आगे कानूनी मान्यताएं प्राप्त होती है, जैसे देखते हो इस पे हस्ताक्षर होता है गवर्नर का। तो ये चीज है। विनिमय के लिए सरकार के द्वारा अधिकृत, ठीक है, यानी कि विनिमय जो होता है ना, वस्तु का लेन देन होता है, इसका मतलब वस्तु के लेन देन के लिए सरकार ने क्या कर रखा है, इसको मान्यता प्रदान कर रखा है। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। सारा जो चीज़ मैंने बताया A to Z सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट में ये चैप्टर पूरा ओवर हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।